नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट ने नया हाई बना दिया। साथ ही जो रुका हुआ सेक्टर था, या फिर ये कहें कि बाजार का सबसे मजबूत सेक्टर जो सबसे कमजोर दिख रहा था, आज वो ऐसा चला कि सबको ये हुआ कि ये शायद हमारे पास आज बैंकिंग स्टॉक्स क्यों नहीं थे। अच्छा, क्रेडिट पॉलिसी के दिन कभी इतनी बड़ी तेजी देखी है जो आज दिख गई? कभी नहीं दिखी मेरे को। तो जब चुनाव होते हैं, किसी चुनावों में जब रिजल्ट आए, जैसे जब मोदी जी जीते थे, उसके बावजूद भी कम से कम पीएनबी तो 40% नहीं चला। और आज देखिए पंजाब नेशनल बैंक में 40% तक की मूव आई है। वित्त मंत्री ने जो पैसे दिए वो कहीं ज़्यादा थे। आज हमने कई बैंकर से बातचीत की, हमने एसबीआई, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक के मैनेजमेंट से बातचीत की, और सब यही बात कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा मूवमेंट आया। और एक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं सरकार का, न केवल बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज भी है इससे, क्योंकि कई रिफॉर्म्स का ये एक श्री गणेश है जो कि बैंकिंग पे आज रिकैपिटलाइजेशन हुआ है। बैंकों की क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट ग्रोथ ठीक हो सकती है। तो ये कुछ एक अहम ट्रिगर्स थे जिसके बेसिस पर आज बैंकिंग स्टॉक्स हमको चलते हुए दिखे। और उड़ान ऐसी कि निफ्टी 10,300 के पास, सेंसेक्स में करीब 1.5% की मजबूती है। और अगर आज स्मॉल कैप, मिड कैप, आप निफ्टी, सेंसेक्स को जोड़ देंगे तो सबका जो गेन है वो इज इक्वल टू बैंक निफ्टी का गेन है। 3.5% से ज्यादा की मजबूती इंडेक्स पर बैंक निफ्टी में। तूफानी तेजी आज सरकारी बैंकों में हमको आती हुई दिखी है। आज निफ्टी का यानी कि सरकारी बैंकों का ही इंडेक्स 25% से ज्यादा चला। एक भी सरकारी बैंक ऐसा नहीं है इस सरकारी बैंकों के खेमे वाला जो 10% से कम अभी बढ़ा हुआ हो। सभी के सभी बैंक जिस रेट पे खुले उस रेट से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई हो या वो छोटे बैंकों की कैटेगरी में इलाहाबाद, सिंडिकेट, यूको, यूनियन बैंक क्यों ना हो। तो आज बाजार के अंदर इस बैंकिंग के तूफानी बढ़त के अंदर सब कुछ खराब होता हुआ, सब कुछ बेहतर होता हुआ आपको दिख रहा है। खराब नंबर्स भी ठीक हो गए। आप 2% कट था इन्फोसिस के नंबर्स पर, लेकिन वो भी इस बाजार की इस बढ़त के आगे दिखाई नहीं, बल्कि हरे निशान में खुला। और अभी भी देखिए कुछ खास बड़ी गिरावट इन्फोसिस पर नहीं देखने को मिल रही है। ये बाजार कहाँ रहेगी, वो एनपीए की बात है, अब किसी को समझ में नहीं आ रही। 30-40% एक ही दिन में रिवॉर्ड मिल गया और एक लॉटरी लग गई आज तो निवेशकों की। रिलायंस निपॉन का आईपीओ खुलते ही 3 गुना ओवर सब्सक्राइब। और जैसे डिम्पी बता रहे थे, इन्फोसिस के रिजल्ट्स ठीक थे, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, गाइडेंस घटाई, लेकिन उसके बावजूद 1% की तेजी देखने को मिल रही है। मेरे साथ सिमी भौमिक जी मेरे साथ मौजूद हैं, जयानंद ठक्कर इक्विटी रिसर्च के एवीपी, आनंद राठी सिक्योरिटीज के मौजूद रहेंगे, और साथ साथ मयूरेश जोशी जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। गौरांग शाह जियोजित फाइनेंशियल के मेरे साथ तो मौजूद रहेंगे। जानने की कोशिश करूंगा कि मार्केट्स पे मूव क्या अभी और तेज हो सकता है। 10,300 के लेवल के पार है निफ्टी। सिमी, सबसे पहले आपके पास आता हूं, अब ये तेजी और कितना देखने को मिल सकती है? लग रहा है कि नए लेवल्स पे तो आज हैं ही, लेकिन ये 10,350 के स्तर तक भी इंडेक्स पहुंच जाएगा जल्दी? जी बिल्कुल पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब ओपनिंग हुआ था तब बैंक निफ्टी 350 के आसपास, 340 के आसपास हाई बनाया था और वहां से करेक्शन आया था। पर एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है वही लेवल पर जिसके आसपास लास्ट हाई था। 250 240 के आसपास हाई था, उसी के आसपास सपोर्ट लेके वापस घुमा है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट मॉर्निंग हाई को भी क्रॉस करके निकल गया है। मॉर्निंग में 25,000 का लेवल क्रॉस नहीं किया था, अभी वो कंफर्टेबली 25,000 के ऊपर मेंटेन भी कर रहा है। बहुत जल्दी लग रहा है कि 25,150 से 200 का जो हाई था, अर्लियर हाई था बैंक निफ्टी का, वो क्रॉस होगा। और बैंक निफ्टी अगर क्रॉस करेगा अर्लियर हाई तो निफ्टी को तो आगे जाना ही है। इनफैक्ट मेरा आज ही का टारगेट वापस 340 से 350 का है। हो सकता है आज नहीं तो 2-1 दिन में 350 तक का टारगेट भी आ सकता है। टारगेट तो आएगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी उससे भी ऊपर जा सकता है एक्सपायरी के बाद, या फ्राइडे तक, या एक्सपायरी से पहले भी 10,400 तक भी निफ्टी जा सकता है, क्योंकि एक बार करेक्शन भी आया था। आज सुबह का जो रैली था उसके बाद करेक्शन आया था और करेक्शन के बाद वापस तेजी आया है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मुझे लगता है कि अभी 10,400 के लिए भागना पड़ेगा, मतलब उसी का एक्सपेक्टेशन के लिए बैंक निफ्टी को खरीदना है। और बैंक निफ्टी में 25,200 का टारगेट तो आना ही आना है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल तय है कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही। ये लेवल के हिसाब से भी आपको दिख रहा है, कन्विक्शन के हिसाब से भी दिख रहा है। बाजार में दोनों चीज़ें चलती हैं, लेवल्स और आपका कॉन्फिडेंस और उसका कन्विक्शन,
वो सब कुछ इस समय पॉजिटिव है। अच्छा, सिमी कह रही है कि बैंक निफ्टी और चलेगा, अभी 25,200-400 तक का भी रेंज है। हेमंत भी हमको यही बात बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि बैंक निफ्टी और चल सकता है, उन्होंने भी बाय की कॉल दी है। जय इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं। इस बीच में आपको नंबर्स भी बता दूं, अभी जीएसके फार्मा के भी नंबर आए और साथ ही जैन इरिगेशन को एक ऑर्डर की खबर भी आई है, तो दोनों शेयर्स पे एक बार रिएक्शन देखिए। पहले तो $2.4 करोड़ का ऑर्डर जैन इरिगेशन को मिला है, ये शेयर्स अब हरे निशान में है, बढ़त दिखा रहा है, करीब 0.25% की मजबूती है। और जीएसके फार्मा के जो नंबर्स है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 31% बढ़ी है, ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और 31% इसने प्रॉफिट दिखाया। अब इसका अबीटा यानी कि इसका कामकाजी आय वो करीब 37% के आसपास बढ़ी है, टैक्स वाला हिस्सा नहीं है इसके अंदर, ये बढ़कर आते हुए दिख रहा है। मेरे साथ जय है, साथ ही मयूरेश जोशी भी हैं एंजल ब्रोकिंग से, जय आनंद राठी से हैं। जय, पहले आपसे जानना चाहता हूँ, अभी निफ्टी को लेकर हमको आउटलुक मिल रहा है, बैंक निफ्टी भी मजबूत लिख रहा है। मैं अगर सीधा कोई फ्यूचर नहीं लेना चाहूँ, कोई ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहूँ, मेरे को तो डर लग रहा है इतनी ऊंचाई से। आई डोंट थिंक डिम्पी कुछ डरने का पॉइंट बनता है, बिकॉज 10,300 400 जैसे मेरे टारगेट्स थे, इनफैक्ट 300 के बाद अचीव भी हो गए। लगातार मैं यही कहते आ रहा हूँ कि 9,700 से कि एक एक्सपांडेड फ्लैट पैटर्न खत्म हुआ है। कल भी इनफैक्ट जब मेरी रजत से बात हो रही थी शाम के शो में, तभी मैंने यही कहा था कि 10,300 और 400 तक के लेवल्स इनफैक्ट एक्सपायरी तक ही देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट आज हो भी रहा है वो। आई थिंक यू नो ऑप्शंस पॉइंट ऑफ व्यू खेलना है तो आई डोंट थिंक कि ये एक्सपायरी में ये सीरीज में अब खेल के मतलब है कोई भी ट्रेडर को। नेक्स्ट सीरीज में ही ध्यान रखना चाहिए और मेरा एक सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी कि 10,300 के कॉल ऑप्शन बाय करें और 10,400 का कॉल ऑप्शन बाय सेल करें, एक बुल कॉल स्प्रेड रहेगा। और अगर किसी नेकेड फ्यूचर्स भी ऑप्शंस भी बाय करना है डिम्पी, देन आई थिंक 10,300 के नेकेड ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं। जब तक ऑन द लोअर साइड 10,180 की लेवल्स ब्रेक नहीं होते अब तक निफ्टी में आई थिंक पॉजिटिव आउटलुक ही रहना चाहिए। तो ये नेक्स्ट सीरीज का एक मैंने टारगेट दे दिया। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, उसमें तो बहुत ही अच्छा मूव उछाल देखने मिला। और आई थिंक जो आपकी बात सही है, फ्यूचर्स में अगर कोई बाय करता है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं करता डिम्पी। सो आई एग्री विथ यू ऑन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में ऐसा होना चाहिए कि 25,200 के कॉल ऑप्शंस बाय करने चाहिए नेक्स्ट सीरीज के। उसका कारण ये है कि 25,200 के ऊपर डिम्पी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में। और जो रेंज रही है फ्लैग पैटर्न की डिम्पी वो है 25,200 से लेकर नीचे की तरफ 23,700, मतलब 1,500 पॉइंट की एक रेंज है। तो अगर 25,200 के ऊपर डिसिसिव ब्रेकआउट आता है डिम्पी तो फ्लैग का टारगेट मिनिमम जो रहेगा वो रहेगा 26,700। हेंस आई वुड से कॉल ऑप्शन 25,200 की बाय करें नेक्स्ट मंथ की। ठीक है। वैसे एक बात बताएं, आज सबको यही लग रहा है कि काश हमारे पास सरकारी बैंक होता। आप किसी से पूछ लीजिए, हमारी प्रोडक्शन टीम भी, हमारे रिसर्च एनालिस्ट भी, मेरे को खुद भी ऐसा लग रहा है कि काश हमारे पास एक सरकारी बैंक होता। और ये लगातार हमको मयूरेश तो बताते रहे, मयूरेश से हमने पहले पूछा भी था। मयूरेश, ये फीलिंग ऐसा हो रहा है ना आपको भी कि काश हमारे पास सरकारी बैंक होता? बिल्कुल डिम्पी जी, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव मूव है जो सरकार लेके आई है। इसकी वजह से आई थिंक जो दिक्कतें बैंकों को फेस हो रही थी, स्पेसिफिकली प्रोविजनिंग को लेके और कैपिटल एडवोकेसी को लेके, ये काफ़ी दिक्कतें आई थिंक रिजॉल्व हो जाएगी। ये बॉन्ड्स कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और गवर्नमेंट किस हिसाब से आई थिंक इसको एक मायने में लाती है ये वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में, ये देखना इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। बट आई थिंक इट्स अ वेरी की एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन स्पेसिफिकली बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, एंड दिस विल बी टेकन वेरी वेरी पॉजिटिवली। हालांकि जो लेगेसी इश्यूज हैं काफ़ी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो इजीली जाने वाले नहीं है। तो ये क्वार्टर हो, Q3 हो या Q4 हो, कहीं ना कहीं आई थिंक एलिवेटेड एसेट क्वालिटी प्रेशर्स आपको देखने मिलेंगे। बट विद एडिशनल कैपेसिटी एंड एडिशनल कैपिटल कमिंग ऑन बोर्ड, मेरे हिसाब से आई थिंक दे विल गिव अ रन टू द नॉर्मल NBFCs। और जो एसेट रीरोटेशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग, क्योंकि काफ़ी फंड्स और एसेट मैनेजर्स ये सेक्टर पे और ये स्टॉक्स में अंडरवेट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रीबैलेंसिंग भी आपको देखने मिलेगी, जो आई थिंक आज के मूव से आई थिंक बहुत वाकिफ हो रही है। चलिए, एसेट क्वालिटी जो भी हो, लेकिन एक ही दिन में जमकर पैसा जमकर कमाई करा दी है PSU बैंकिंग स्टॉक्स ने। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन से बैंकों के हालात सुधरेंगे। अरविंद सुब्रमण्यम से एक्सक्लूसिव बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने, सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन को जो इंट्रोड्यूस किया है उसको अरविंद सुब्रमण्यम में ब्रह्मास्त्र कहा है आपने कि ये ब्रह्मास्त्र के तौर पर है। आप ब्रह्मास्त्र के तौर पर कैसे देखते हैं इसको, और क्या इससे आने वाले दिनों में जो उम्मीदें की जा रही हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की और चीज़ों किस तरह से नहीं, देखिए अभी अनाउंस हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट होगा,
फिर उसका इम्पैक्ट लगेगा। बट आई थिंक दैट हम सब ने, बहुत लोगों ने कहा है कि दिस वाज एन एब्सोल्युटली नेसेसरी स्टेप एंड पीपल डिड नॉट थिंक दैट गवर्नमेंट वुड टेक दिस एक्शन एंड बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ मनी एंड आई थिंक दैट दिस शोज दैट ये दिखाता है, साबित करता है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू अनक्लॉग। ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर है एंड सो आई होप वी विल सी द रिवॉर्ड्स डाउन द रोड। तो सरकारी रिफॉर्म्स खैर आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इसका फायदा तो मिल रहा है। हमने वित्त मंत्री को भी थोड़ी देर पहले सुना था, वो भी यही बात कह रहे थे कि ये सिर्फ सरकार बैंकों की हेल्प के लिए नहीं, बल्कि ये तो इकोनॉमिक बूस्टर डोज है, इसका फायदा तो आगे जरूर मिलना ही चाहिए। अब कुछ बैंकों के अलावा भी आप देखिए बाजार के अंदर कहां पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है आज। हालांकि नंबर्स कई है, अभी एचयूएल के नंबर्स का भी हम वेट कर रहे हैं कि उसके नंबर्स कैसे आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो शेयर आज चले उसमें कुछ सीमेंट कंपनीज अभी भी शामिल हैं और उसके अंदर स्ट्रेंथ है। आप देख सकते हैं एससीसी के अंदर, एक बार एससीसी का चार्ट दिखाएं, 9% ऊपर है। ये भारत रोडमाला प्रोजेक्ट का बड़ा बेनिफिशियरी है एससीसी। अभी नितिन गडकरी को थोड़ी देर पहले हमने सुना भी था, करीब 83,000 किलोमीटर की सड़क है जो बनेगी आगे 5 सालों के अंदर, सरकार बनाना चाहती है और हाईवेज के तौर पर बनाना चाहती है। उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी एससीसी भी है। खैर इनको आर्बिट्रेजिंग का बेनिफिट भी मिला जो सरकार ने आज से करीब 6 महीने पहले लॉन्च किया था। 9% ऊपर है ये शेयर। एनसीसी और भी कुछ कंपनीज हैं, लेकिन एससीसी एक बड़ा बेनिफिशियरी है। एक और शेयर भी देखिए एनसीसी, इसी के अंदर ही एक और शेयर भी आप इसी कैटेगरी का देखिए हुआ है आईआरबी। ये तीनों इस भारतमाला प्रोजेक्ट के बड़े बेनिफिशियरी हैं जो कि आपको सामने दिख रहे हैं ऑलमोस्ट डे हाई पे। तो बाजार सिर्फ बैंक नहीं, बल्कि बैंक के अलावा भी जो हिस्सा है जहां पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसका फायदा पूरी तरह से यहां पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो फायदा ये सारी कंपनीज के अंदर आपको है। चलिए, लेकिन गुजरात इलेक्शंस, अब जो अगला बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए वो है गुजरात इलेक्शंस, और क्या बीजेपी इस बार फिर से सत्ता में लौटेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाएगा मार्केट्स के लिए। और उसकी इलेक्शन की डेट्स आज कहीं ना कहीं अनाउंस हुई। 9 तारीख को और 14 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 18 तारीख को गिनती हो जाएगी, गिनती जरा जल्दी हो जाएगी। केतन जोशी मेरे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही गौरांग शाह भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे चुनावों को लेकर। गौरांग, आपको वैसे मैं बता दूं, गौरांग मल्टी टैलेंटेड है, गुजराती भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, और गुजरात में इनका पैतृक भी है और गुजरात में काफ़ी जाते भी रहते हैं, तो इनसे भी हम आउटलुक लेंगे। अच्छा केतन, पहले आप मेरे को ये बताएं, डेट अनाउंसमेंट हो गई है, समीकरण क्या कह रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, क्या हो रहा है इस समय पूरे गुजरात के अंदर? जोर शोर से तैयारी तो दिख रही है, हम तो हर रोज खबर देखते हैं, 8 बजे का स्पेशल हर रोज इसी चीज पे बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डिम्पी, इस बार का चुनाव है वो अलग होगा। गुजरात चुनावी रण का ब्यूंगल बज चुका है और अब तक के जितने चुनाव हुए उनसे ये आखिरकार अलग होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी शुरू दौर में थोड़ी डिफेंसिव दिख रही है, क्योंकि हार्दिक पटेल हो, जिग्नेश मेवाणी हो या अल्पेश ठाकुर हो, ये 3 ऐसे नॉन पॉलिटिकल फेस है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जो बीजेपी के खिलाफ थोड़े काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी अभी यहाँ से गेन नहीं करेगी, क्योंकि अब तक के चुनाव में हमने देखा है कि पिछला जब चुनाव होने से 15 दिन ठीक पहले है वो पूरा चित्र बदल जाता है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का ये होम स्टेट है, तो कतई अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। लेकिन पल पल यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है वो बदल रहे हैं और कांग्रेस है वो पहली बार दिख रहा है कि कुछ आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव में आ रही है। लेकिन फाइनली तो हमें 18 दिसंबर को ही देखने को मिलेगा कि आखिरकार किसके पक्ष में गुजराती है वो अपना वोट डालता है। ये देखना भी खास दिलचस्प होगा। इस बार के जुमले तो बड़े मशहूर हो रहे थे, अभी भी जुमले तो दिए जा रहे हैं गुजरात चुनाव के अंदर, लेकिन मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दे अलग अलग है। भले ही विकास के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाना हो, लेकिन जातिगत समीकरण इसके ऊपर हावी रहेंगे। अब देखिए, एक एक नाम में आपको बता दूं, हार्दिक पटेल है वो पटेल का फेस है, अल्पेश ठाकुर है वो समूची ओबीसी ज्ञाति को बिलोंग करता है, और जिग्नेश मेवाणी है वो दलित है। तो इन तीनों की वोट बैंक अगर मिलावे तो 60 से 70% वोट बैंक इन तीनों कास्ट की है। हालांकि बीजेपी भी इन तीन कास्ट के अंदर सेंध मार लगा चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि विकास बनाम जातिगत चुनाव इस बार रहने ही रहने वाला है। लेकिन चुनाव के ठीक 8 दिन पहले जो चित्र आएगा वही फाइनल रहेगा, बाकी सारे मुद्दे हैं वो दरकिनार किए जाएंगे। अभी तक का इतिहास तो यही कहता है, चाहे वो 2002 हो, 2007 हो या 2012। तो देखना ये खास होगा कि दिसंबर का पहला सप्ताह है वो काफी निर्णायक बनने वाला है। गुजरात की चुनाव किस दिशा में जाएगा तब हम एकदम परफेक्ट आकलन भी लगा सकते हैं।
ठीक है, आप लेकिन नज़र बनाए रखें। आप जो खबरें देते हैं ना बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एक्सक्लूसिव होती हैं, तो आप बिल्कुल नज़र बनाए रखें। आपकी खबरों का इनफैक्ट हम वेट भी करते रहते हैं कि केतन भाई क्या खबर दे रहे हैं। गौरांग शाह भी इसमें चाहें। गौरांग भाई केम छो, हमको सिर्फ इतना ही आता है गुजराती में बोलना, इसलिए इसी से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। ये गुजरात के चुनाव इस बार बाजार से कहीं कनेक्टेड है सर? क्योंकि 2019 तक तो 14 चुनाव होने हैं। शुरुआत श्री गणेश गुजरात से ही हो रहा है और ये तो बीजेपी के लैब है, प्रयोगशाला है। ઘણો આભાર ડિમ્પી, અને સ્વાસ્થ્ય બી સારું છે અને સ્વભાવ બી સારો છે અમારો, અને તમારી ગુજરાતી, તમે મુંબઈમાં આવો કાં તો ગુજરાતમાં આવો તો તમારી ગુજરાતી બહુ સ્પષ્ટ કરી દે। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, मैं आपकी बात समझ में आया होगा जो मैं क्या बोल रहा हूँ जी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा असर यहाँ पर गुजरात के चुनाव को लेकर के चिंता है बाजार को, अगर आप ये कहें तो। और कुछ एक समय पर दिग्गज पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, आज वो महज लोटे के हिसाब से रह गई है। अब खाली लोटे के सर के ऊपर आप मारो तो लोटा कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है। तो इट्स रादर अनफॉर्चुनेट, इस तरीके के हथकंडे हो रहे हैं। जात पात को लेकर के चुनावी दंगल जीते जा रहे हैं या फिर बयानबाजी हो रही है। विकास का मुद्दा है और विकास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और कौन इस देश को आगे लेके जाएगा इस पे भी मेरे ख्याल से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ऐसे तो हथकंडे होते रहेंगे, एक बड़ी डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर। सो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सब कुछ जायज है जंग में और प्यार। ठीक है, डेट्स अनाउंस हो गई हैं, आज से बिगुल बच गया है, तो आज आचार संहिता भी लागू हो गई है, और अब हम उम्मीद करते हैं कि शांति से चुनाव निपट जाएं और उसके बाद एक बेहतर लोकतंत्र हमको और उभरता हुआ दिखे, जो हमेशा से भारत की एक पहचान रही है। केतन, शुक्रिया आपका। जैसे कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो आप हम तक पहुंचाइएगा जरूर। खैर, बाजार आज रुकने का नाम नहीं ले रहा, 10,300 पे अभी भी खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी 3.5% ऊपर है। मेरे साथ मयूरेश जोशी हैं, जिनसे एंजल से हम ये समझ रहे हैं कि आप अभी क्या करना चाहिए मार्केट में। गौरांग से हम तो बता ही रहे हैं कि अब मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है। सिमी हमारे साथ टेक्निकल स्ट्रेट बताने के लिए है। सिमी, एक दो टेक्निकल शेयर्स में आपसे और जानना चाहता हूँ। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ना एक्यूमुलेशन हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से, ये बड़े मूव की तैयारी कर रहा है या फिर क्योंकि ये सरकारी कंपनी है धीरे धीरे करके इसी तरह से चलेगी 5-5, 8-8% तक की? या डिम्पी, मैसिव ब्रेकआउट इनफैक्ट अगर बताएंगे तो मैसिव ब्रेकआउट आया है। 135-36 का रेंज इतना जल्दी तोड़ के ये ऊपर आएगा ऐसा नहीं लग रहा था। अभी तो देख के लग रहा है कि ये अभी 140 के आसपास है। एक मेजर ब्रेकआउट मानना पड़ेगा, कंफर्म्ड हो जाएगा अगर 140 के ऊपर आज क्लोज कर गया, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लास्ट मई जून महीने के बाद से ये कभी इस टेरिटरी में काम ही नहीं किया था। तो 140 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट है, और जिस ब्रेकआउट का टारगेट 15 रुपया होता है, मतलब 155 तक का टारगेट मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। अगर करंट लेवल पर कोई खरीद रहा है, स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म का टारगेट 155 तक हो सकता है। ठीक है, एक दो शेयर आप और देखिए लिकर कंपनीज के। यूबीएल इस समय डे हाई पे है। यूनाइटेड स्पिरिट्स इस समय ऑलमोस्ट डे हाई पे, हालांकि थोड़े स्लो मूवर है, लेकिन ये क्योंकि नॉन बैंकिंग ये भी चल रहा है। पायनियर डिस्टिलरीज करीब 3-3.5% ऊपर। ग्लोबल स्पिरिट करीब 3-3.5% ऊपर है। मयूरेश, ये लिकर वाले शेयर्स क्योंकि चुनाव है, क्या यही कनेक्शन है? कंजम्पशन अच्छी चल रही है, क्या ये कनेक्शन है? जीएसटी वाला है, क्या है? क्यों लिकर शेयर्स चल रहे हैं? ये 2-3 चीज डिम्पी जी, अगर आप देखें, आई थिंक जितने अटकलें और दिक्कतें कंपनियों को फेस हुई थी, पहले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और बाद में आई थिंक जो रीविजिट और डी नोटिफाई हुए थे हाईवेज, कहीं ना कहीं आई थिंक जो इलेक्शन के कैंपेन्स और इलेक्शन स्टेट्स जो बैन करती थी, कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स प्रॉब्ली प्लेड ट्रॉन्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पिछले 2 से 3 क्वार्टर में। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंपनियों ने आई थिंक प्राइस हाइक्स ले चुके हैं। जो इनकी की रॉ मटेरियल होती है ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, वहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी देखने मिल रही है। और जैसे हम वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक की स्टेट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, वहाँ पे आई थिंक वी आर प्रॉब्ली सीइंग सम गुड ट्रैक्शन हैपनिंग। तो आई थिंक नंबर्स अच्छे रहने की उम्मीद बाजार लगाए बैठा है। और जो प्रीमियमाइजेशन स्टोरी है ये सारे काउंटर्स के अंदर, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई मार्जिन काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे आई थिंक कंजम्पशन पैटर्न्स कैन इम्प्रूव। तो लार्जली आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आई थिंक ये सारे स्टॉक्स का आई थिंक एक मोमेंट आपको दिखाई दे रहा है।
अच्छा, अभी भी एक नंबर्स आए हैं वी गार्ड के। देखिए कल के सत्र में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 201 के लेवल पे पहुंच चुका है। मुनाफा 46.5 करोड़ का है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40 करोड़ के आसपास की फिगर कंपनी रिपोर्ट करेगी। 37 करोड़ से बढ़कर मुनाफा पहुंच गया 46.5 करोड़ और 560 करोड़ की आय एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। ये भी 560 करोड़ जो कंपनी ने रिपोर्ट किया वर्सेस 486 करोड़। एक बार जय फटाफट से चार्ट देख के बताएं, वी गार्ड के 2.5% ऊपर है, पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाए क्या? बिल्कुल करना चाहिए रजत। मेरा तो ये मानना है कि जो हिसाब से ये स्टॉक ने रिसेंटली मैं कहूँगा 2 दिन पहले एक अच्छा साइडवेज चैनल में से ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक ऑन द लोअर साइड इसका एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है 193 194, डेफिनेटली प्लस करना चाहिए इसे। एक शॉर्ट टर्म टारगेट जरूर है इसका। ऑन दी अपसाइड मैं कहूँगा 205 के लेवल्स जैसे निकलते हैं रजत, इसके तो टारगेट्स मैं वो कहूँगा कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में लगभग बंद कराएंगे 220 221 के। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है ये लेवल्स पे। एक डिस्क्लोजर के साथ कि हमारे ग्रुप की एक कंपनी है डिश टीवी को आप देखिए, इस समय ऑलमोस्ट डे हाई पे 4.5% तक की मजबूती है इस समय डिश टीवी पे। गौरांग, आप काफी क्लोजली भी ट्रैक करते हैं। देखिए जी एंटरटेनमेंट कल नंबर्स आए थे तो हमने मैनेजमेंट का व्यू भी लिया था। हमारे साथ थे पुनीत गोयनका, उनसे ने पूछा तो उन्होंने जी एंटरटेनमेंट के बारे में काफी कुछ बताया। डिश टीवी भी टर्न अराउंड वाला सिचुएशन है। वीडियोकॉन को एक्वायर कर लिया, पहले ग्रामीण भारत में अब शहरी भारत में भी इनके पास अच्छा कवरेज हो गया। अब ये डिश टीवी क्योंकि चला नहीं है पिछले क्वार्टर्स में, ये क्वार्टर डिश टीवी का कैसे रह सकता है? आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर कैसे रह सकती है? 115 का टारगेट है लंबी अवधि के नजरिए से और कवरेज है, ये भी डिस्क्लोजर। जिस तरीके से थोड़ी बहुत मायूसी और मेरे ख्याल से कुछ संस्थागत निवेशकों ने यहाँ पर बिकवाली की रिपोर्ट निकाली थी कुछ समय पहले, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मगर हमने हमारी जो कन्विक्शन थी खरीदारी की जो राय थी वो बरकरार रखा है। 115 का टारगेट है। सबसे बड़ा डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर है। मैं जब मुसाफरी करता हूँ कामकाज के लिहाज से तो काफी कुछ राज्यों पर जाता हूँ, 10 में से 8 या 9 डिश एंटीना अगर आप किसी भी छत पर देखेंगे तो वो डिश टीवी की दिखती है। तो ये एक मैं उदाहरण में दे रहा हूँ। और जिस तरीके से डिजिटाइजेशन प्रोसेस हो रहा है और आने वाले समय में खास करके ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण से जिस तरीके से मांग ऊपर जाएगी। और एक बात है कि इनका एक नीश प्रोडक्ट है HD सेट टॉप बॉक्स, जो कि सिर्फ शहरी भारत में ही नहीं लेकिन टायर टू टायर सिटीज में भी काफी पसंद किया है लोगों ने। और यहाँ पर प्रीमियम टैरिफ्स और रियलाइजेशन है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से खरीदारी है तो बरकरार रहे और अगर नहीं आते तो कर सकते। खैर, अब क्योंकि नंबर्स भी आ रहे हैं, एसएल टेक ने भी अपने नंबर्स उतार दिए और मैनेजमेंट भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। अनिल चनाना है जो कि CFO है SCL टेक के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए जी बिजनेस को। सर, इस बार की हाईलाइट्स क्या रही नंबर्स की, क्या अच्छा था और किस में आप थोड़ा मिस कर गए? आप पहले हमारी रेवेन्यू ग्रोथ देखिए तो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप इंडिया का जो डिक्लाइन हुआ है उसको एक्सक्लूड करते हैं तो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रही है और रिपोर्टेड करेंसी में और कांस्टेंट करेंसी के अंदर हमारी रेवेन्यू ग्रोथ 2% रही है। और अगर आप मार्जिन देखें तो हमारा मार्जिन 19.7 रहा है जो कि हमारे गाइडेड रेंज 19.5 से 20.5 के बीच में है। और अगर मैं करेंसी का बेनिफिट जो हमने जो गाइडेंस दी थी वो 65 रुपीज़ और 50 पैसे पे दी थी, अगर मैं उसको भी फैक्टर इन कर लूँ तो हमारा मार्जिन और भी बेटर हो जाएगा, क्लोज टू 20% हो जाएगा। अच्छा सर, जहां तक हम देख पा रहे हैं क्लाइंट एडिशंस बहुत स्ट्रांग रहे हैं पास्ट क्वार्टर्स में। कौन सी ज्योग्राफीज में ज्यादा क्लाइंट्स जोड़े हैं कंपनी ने? 50 मिलियन के अंदर 5 क्लाइंट्स ऐड किए हैं, 5 मिलियन में 24 क्लाइंट्स ऐड किए हैं और 1 मिलियन में 42 क्लाइंट्स ऐड किए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो सिग्निफिकेंट क्लाइंट एडिशन हो रहा है। ये भी दिस आल्सो रिफ्लेक्टिंग कि हमारा डिजिटल सर्विसेज और जो मोड 2 सर्विसेज हैं उस पर काफ़ी एम्फेसिस है और वहाँ से विन्स आ रहे हैं, वो उन कैटेगरीज के अंदर आ रहे हैं। सर, क्लाइंट्स तो आप जोड़ रहे हैं लेकिन बड़े क्लाइंट्स कितने हैं सर पाइपलाइन में? बिल्कुल, जो हमारी बुकिंग्स हुई हैं वो बुकिंग्स इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी रही हैं और काफ़ी बेटर रही हैं इवन प्रीवियस ईयर से, पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस एरिया के अंदर इंफ्रा में भी अच्छी हैं। सो वो सब मैं जब वो उसका जब हम रेवेन्यू डिलीवर करेंगे तो वो कस्टमर्स भी इन कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरे को प्राइसिंग के ऊपर भी पूछना होगा सर। ये ओवरसीज मार्केट पे क्या कुछ प्राइसिंग प्रेशर्स फेस करने को मिल रहे हैं कंपनी को और क्या वो एक्सटेंड हो सकते हैं?
तो अब क्लाइंट की ओवरऑल स्पेंडिंग देखिए तो क्लाइंट की स्पेंडिंग फ्लैट से थोड़ी बहुत इम्प्रूव है, बट क्लाइंट का जो है, क्लाइंट का बेसिकली जो फोकस है वो है डिजिटल एनालिटिक्स वगैरह के ऊपर, जो हम मोड 2 सर्विसेज बोलते हैं। तो क्लाइंट अपना स्पेंड मोड 1 के ऊपर रिड्यूस कर रहा है और मोड 2 की तरफ जा रहा है, तो उसके कारण प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। बट मोड 2 और मोड 3 सर्विसेज के अंदर वहाँ फोकस जा रहा है और वहाँ पे बेटर मार्जिन्स होते जा रहे हैं। अनिल जी, आईबीएम के साथ आपने एक पार्टनरशिप किया और करीब $14 करोड़ के आसपास आप कुछ इन्वेस्टमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कितनी होगी, यानी कि कितना पैसा और बढ़ेगा आपके दोनों वेंचर्स में, और बिजनेस कैसे बढ़ेगा, किस बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? श्योर। सो आईपी बेस्ड पार्टनरशिप, और जो कि हम बेसिकली सर्विसेज अराउंड आईपीज और बोलते हैं, उसके अंदर काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन हो रहा है। आप देखेंगे कि वो आपने ठीक बताया कि 1400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, और हमारे अब जो पार्टनर्स हैं वो और भी पार्टनर्स आ गए हैं। पहले तो आईबीएम के अलावा हमने डीएक्सी के साथ भी पार्टनरशिप अनाउंस की है, और एक कंपनी के साथ हमने और भी अनाउंस की है जो कि छोटी सी कंपनी है बट यूके बेस्ड कंपनी है। सो हम पार्टनरशिप्स और कर रहे हैं और उसका एक एम्फेसिस है, और आप देखिए उसका हमारे ऊपर मार्जिन के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है हमारी इनऑर्गेनिक एक्टिविटी का, और हमारा बल्कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी सेम रह रहा है, बल्कि थोड़ा बहुत मार्जिनली इंक्रीज ही हो रहा है। सो ये एक्विजिशंस जो प्ले बुक हमने क्रिएट किया है, मतलब कि उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर। राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गौरांग, कल जब मेरी आपसे बात हो रही थी इन्फोसिस के नतीजों के बाद, तो आपने कहा था थोड़ी बारीकियां और देख लें, कुछ और अनाउंसमेंट्स कंपनी की तरफ से देख लें, उसके बाद ही कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। ये अब इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस के नतीजों के बाद पूरा स्पेस आपको कैसा लग रहा है? जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ यहाँ पर, एज अ कॉन्ट्रा बाय लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी लंबे समय से हमें भारतीय आईटी कंपनी और भारतीय फार्मा कंपनी पसंद है, और जो भी आंकड़े अब तक हमने देखे, चाहे वो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, साइंस, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, आज एनआईटी लिमिटेड क्या है और बाकी अन्य कंपनी को है, आंकड़े बुरे नहीं थे, ये एक सहानुभूति है। सुधार के लिए क्या समय लगेगा, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक आपका नजरिया 1.5 साल का नहीं है, तब तक आपको इंडियन आईटी कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहिए, और खास करके इन्फोसिस 1 नवंबर में मेरे ख्याल से वो विंडो क्लोजर है बायबैक के लिए, तो हमने ये भी कवायद की है कि जिनके पास 2 लाख या उससे कम के मूल्यांकन के शेयर हो इन्फोसिस, तो वो बायबैक में हिस्सा। ठीक है, सिमी एक शेयर देखिए आईटी के अंदर, क्योंकि आईटी की बातचीत चल रही है, जरा केपीआईटी टेक को देखिए, ये करीब 2.5% ऊपर है। कल हमने आज का सौदे के तौर पे दिया था, अभी ये डे हाई पे, कल 130 पे हमने नोटिस करवाया था दर्शकों को कि शेयर पे आप थोड़ा ध्यान रखिए, बड़ा स्लो मूवर है, चलेगा लेकिन चल जाएगा। ये 4000 का लॉट 5 रुपए चला, 20,000 का गेन हो चुका है कल और आज में। आज आईटी का दिन नहीं था, फिर भी चल गया। केपीआईटी और चलेगा? जी बिल्कुल डिम्पी, एक तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म चार्ट बहुत स्ट्रांग है, और ये बात मैं स्पेशली बताना चाहूँगी, बधाई आपको देना चाहूँगी, क्योंकि आज आईटी का दिन नहीं है, फिर भी ये स्टॉक चल गया। ये दूसरा बात है कि ये चल गया, 133 के ऊपर आज का क्लोजिंग आ जाएगा, तो ये एक छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ पे देगा, और नेक्स्ट ब्रेकआउट 139 के ऊपर आएगा, तो शॉर्ट टर्म की 139 का टारगेट आएगी, और 139 क्रॉस करने के बाद इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट जो इसको मतलब नेक्स्ट टेरिटरी में लेके जाएगा, 144 145 का रेंज तक ये जा सकता है, पर पहले 133 के ऊपर का क्लोजिंग चाहिए, वो पहला पड़ाव होगा। 138 39 का नेक्स्ट, उसके बाद 140 के ऊपर अगर जाके सस्टेनेबल होता है ये स्टॉक 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए, तब 144 146 का रेंज तक भी ये जा सकता है। ओवरऑल अच्छा चार्ट है, स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली मेंटेन करना पड़ेगा, ट्रेल करना पड़ेगा। ओके, फिलहाल 135 के लेवल्स पे है। ये 2 स्टॉक्स देखिए, एक तो है स्टील अथॉरिटी और दूसरा है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। दोनों स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जय, एक बार चार्ट्स देख के बताएं, स्टील अथॉरिटी, नाल्को या फिर मेटल, कोई भी आपको पसंद हो तो? सेल डेफिनेटली पसंद है मुझे रजत। मैं ये कहूंगा कि सेल में जो आज एक ब्रेकआउट देखने मिला है, क्लियरली एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में से ब्रेकआउट देखने मिला है। ये ऐसा एक स्टॉक रहा है जो काफी, अगर आप देखें तो एक अंडर परफॉर्मर भी रहा है। मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि ओवरऑल अगर आप पूरा फॉल देखें सेल का, राइट फ्रॉम 2007 रजत, तो काफी स्टॉक्स अगर आप देखें, JSW स्टीलो, टाटा स्टीलो, सारों में ही काफी हमें उछाल देखने मिला। ये स्टॉक ने पूरे फॉल का 23% रिट्रेसमेंट भी अभी तक नहीं किया है,
और आई थिंक वो 23% रिट्रेसमेंट के लेवल जो रजत बनकर आ रहे हैं वो 94 के, और अभी ये चैनल में से ब्रेकआउट दिया है, तो आई थिंक यहाँ से तो लगभग उतने लेवल्स देखने मिल ही सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, इंडिकेटर्स काफी बुलिश है। अब ऑन द लोअर साइड में कहूँगा 60-62 की एक अच्छी सपोर्ट रेंज बन चुकी है। शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स रहेंगे 73-74 के, बट मीडियम टर्म टारगेट्स मैं भी कह सकता हूँ रजत के 94 तक भी देखने मिल सकते हैं। एटलीस्ट इन दिस फाइनेंशियल ईयर, आने वाले 5 महीने में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 50% मूव भी देखने मिल सकता है। अच्छा, लेकिन एक स्टॉक देखिए भारत फोर्ज, एक बार स्क्रीन पे लगाइए इसे टिक बाय टिक चार्ट। डिम्पी से सवाल होगा मेरा, क्योंकि ये ना मंडे को दिया था डिम्पी ने और चला नहीं, मंगलवार को बिल्कुल नहीं चला। ये जो हमारा 1:30 बजे का स्पेशल सेगमेंट होता है आज का सौदा, उसमें भारत फोर्ज की बात हुई थी मंडे को, कल थोड़ा टूट गया, आज जबरदस्त तेजी, और ये तेजी पिछले 10 मिनटों में ही देखने को मिली है। तो ये ना थोड़े ट्रेडिंग जो वो है ना सिलेक्शन जो है स्टॉक्स का, वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए मार्केट पे। भारत फोर्ज यही इस समय का मूल मंत्र है। आप देखिए आज मैं ये बात कह सकता हूं कि बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर बड़ी खबर रही, ये बात मैं कह सकता हूं कि मोस्ट अवेटेड खबर थी, लेकिन ये बात भी तो तय है ना कि 40% शेयर चल गया। क्या इस खबर के बाद पंजाब नेशनल बैंक जो 40% चला है वो एक नए निवेशक के लिए उतना ही ल्यूक्रेटिव है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खबर का फायदा उठाएं, लेकिन खबर का फायदा सही समय पर भी उठाएं, ये भी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं इसी बैंकिंग से। आपको मैं आज निजी बैंकों की परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं। जिन निजी बैंकों ने सरकारी बैंकों की खस्ता हालत होने की वजह से फायदा बनाया, चले, आज वो कमजोर है। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आप टूटते हुए आपको शेयर्स सारे, आप दिखाइए इंडसइंड बैंक को, आप दिखाइए आज कोटक महिंद्रा बैंक को जिसके नंबर्स आए हैं। आप एक बार और आपको दिखाता हूं बैंक, आप एक बार दिखाइए यस बैंक को, आप दिखाइए एक बार एचडीएफसी को। ये कोई भी बैंक नहीं चल रहा, ये सारे के सारे 5%, 6% नीचे है। इसमें से कोई भी सरकारी बैंक, सरकारी बैंकों के देने कोई भी निजी बैंक नहीं चल रहा। ये एनबीएफसी के साथ भी यही था। एनबीएफसी तो बैंकों से, सरकारी बैंकों से पैसा लेके आगे लैंड कर रही थी। अब सरकारी बैंकों में अगर सरकार ने रिफॉर्म कर दिया, उनको कैपिटल दे दिया, कहा है आप थोड़ा सस्ता कर दीजिएगा लोन, लेंडिंग बढ़ा लीजिए, तो इन कंपनीज की तस्वीर का वैसी ही रहने वाली है। अब इस पे क्वेश्चन मार्क भी है। गौरांग, आपकी राय चाहिए। पहले तो आपको शुक्रिया भी, आप हमेशा से कहते रहते कि एसबीआई किसी भी डिप पे मिले प्लस कीजिए। आपकी लिस्ट मेरे को अभी तक याद है। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा बताया था, एक कैनरा बैंक बताया था। आज सभी शेयर 20-20, 30-30% चले हैं। पूरे क्वार्टर में ना चले हों, लेकिन एक दिन में इन्होंने पूरे क्वार्टर का काम कर दिया सर। लेकिन अब जो प्राइवेट बैंक टूट रहे हैं, ये ऐसे ही टूटेंगे या फिर एक मौका है इनको भी प्लस करने का सर? डिम्पी, कोई कारण आपको सुनने में आया ये इतने क्यों टूटे हैं? मुझे तो कोई ऐसा नहीं, मेरे को भी कोई कारण नहीं आया सर। मेरे को सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि आज इनके दुश्मन चल पड़े तो ये टूट गए बेचारे। हाँ, तो आज विपरीत करिए। एज ए डिस्क्लोजर, आज सुबह ही हमने सरकारी बैंकों में मुनाफा बांधने की राय दी है, ये डिस्क्लोजर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा, जिन्होंने भी अगर लिए हैं पिछले कुछ हफ्तों में हमारी कवायद पर या किसी और की कवायद पर, और उनको 20, 30, 40% तक का अगर मुनाफा दिख रहा है डिम्पी, तो मेरे लिहाज से पहले तो मुनाफा बांधे। ये डिस्क्लोजर है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। सुबह ही मैंने हमारे कॉन कॉल में हमारे निवेशकों को राय दी मुनाफा बांधे। और उसके विपरीत ये जो 4, 5, 6% की गिरावट आप सरकारी निजी बैंक में देख रहे हैं, एनबीएफसी में देख रहे हैं, ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा मौका है आपको यहाँ पर अपना नया निवेश बढ़ाने के लिए, या फिर ऊपर के स्तर पर है तो और जोड़ने के लिए। एक चीज स्पष्ट रूप से बताऊंगा, सरकार ने जो कदम उठाए सरकारी बैंक वो 2,12,000 करोड़ के आसपास का रिकैपिटलाइजेशन का, एक तो इनकी बैलेंस शीट को साफ करने के लिए। ये साफ किसके लिए करने हैं? क्योंकि जो इस दिशा में सरकार जो विलय करना चाहती है सरकारी बैंकों का, उसके लिए बहुत जरूरी था कि आप बैंक इन सब बैंकों की बैलेंस शीट की सफाई करें और उसके बाद विलय करें। अगर सफाई करने से पहले किया होता तो बड़ी बैंक जो अच्छी है सरकारी वो भी डूब जाती। सो दैट्स पॉइंट नंबर 2। रिकैपिटलाइजेशन को लेकर अगर आने वाले तिमाहियों में परिस्थिति सुधर सकती है तो उसके लिए कम से कम 2 या 3 कम से कम तिमाही लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं। और मैं एक चीज बताने चाहता हूँ, आज के बाद और कल अगर ये सोमवार को अगले हफ्ते फिर से अगर ये ऊपर जाते हैं तो मैं ताज्जुब हो जाऊंगा, क्योंकि नतीजों को लेकर के, डिम्पी एसेट क्वालिटी को लेकर के इतनी जल्दी सुधार आएगा ऐसा संभव नहीं है। तो आप थोड़ा बहुत कॉशियस रहें। नया निवेश तो मैं इस तरह पर सरकारी बैंकों में करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, नए निवेश करना नहीं है। कुछ बैंक्स टूट रहे हैं, मैं आपको जो एनबीएफसीज भी दिखाने थे वो भी दिखा देता हूं। एडलवाइस को दिखाइए 8% नीचे, एल&टी फाइनेंस करीब 7% नीचे, चोला फाइनेंस 7% नीचे, कैनफिन होम्स 5.5% नीचे, बजाज फाइनेंस 5% नीचे। आज एनबीएफसीज नीचे,
निजी बैंक नीचे, सरकारी बैंकों से निकलना है, इन शेयर्स को वापस से देखना है। आप अपनी वैल्यूएशन अपने वित्तीय सलाहकार से एक स्टॉक्स के बारे में राय लेके आप एक ट्रेड भी ले सकते हैं। तो आज बैंकिंग को लेकर मेरे को नहीं लगता आप किसी तरह की कोई कंफ्यूजन गुरांग के इस आंसर के बाद आपको रहेगी होगी। लेकिन फाइनल बेट का समय हो गया है, अब वो भी देख लेते हैं। साक्षी बताएं आज की फाइनल बेट। शुक्रिया रजत। आज के लिए हमने होटल स्पेस को चुना और EIH लिमिटेड आज का फाइनल बेट शेयर है और खासतौर पर होटल्स कारोबार में है ये कंपनी। ओबरॉय और ट्राइडेंट के नाम से कंपनी के होटल्स भी है। रिसेंटली काफ़ी स्पेस में बज़ में भी रहा है। जिस तरीके की खबरें रही हैं कि GST 5 स्टार होटल्स पर कम हो सकता है, उससे काफ़ी फायदा भी पहुंचेगा EIH को और आगे आने वाले नतीजों में भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। खासतौर पर अगर नतीजों की बात करें तो बेहतरीन नतीजे पोस्ट भी कर सकती है कंपनी, ऐसा माना जा रहा है। और साथ ही डेली चार्ट्स पर सभी छोटी अवधि के एवरेजेस से ऊपर अभी ये कारोबार कर रहा है, तो टेक्निकल्स भी यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 147 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, 149 के आसपास, और माना ये जा रहा है कि 149 के बाद अब अगर एक जोरदार तेजी यहाँ पर से देखने को मिल सकती है। 8 दिनों की अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम भी देखेंगे तो 74.5% तक की देखने को मिल रही है। तो काफी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, यहाँ पर तेजी पकड़ती है। टारगेट्स आपको बताए जाते हैं 151 की, स्टॉप लॉस आप 146 पर लगा सकते हैं। 5.5% ऊपर अभी आए, जैसे से बोल रही थी साक्षी वैसे वैसे दिन के उच्चतम स्तर पे है। टारगेट है इसका 151, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले। लेकिन डिश टीवी एक बार फिर से देख लेते हैं। आप ही ने जिक्र किया था स्टॉक सिलेक्शन इस बार भी ठीक था, 8.5% की तेजी दिन के उच्चतम स्तर पे, अभी 9% तेज हो चुकी है। गुरांग ने एग्जांपल आपको बहुत इजी शब्दों में दे दिया था कि 10 में से 7 आपको डिश टीवी दिखती हैं। हालांकि हमारे ग्रुप की कंपनी है, आप पिछले 2-3 दिन से देख पा रहे हैं जी एंटरटेनमेंट और डिश टीवी के अंदर जोरदार तेजी हमको बनती हुई दिखी है। ये बाजार में कोई ये नॉन बैंकिंग है, दोनों नॉन बैंकिंग है, लेकिन गाइडेंस इनकी जो जिस समय वैल्यू है और साथ ही जो बिजनेस मॉडल है उसको देख के इन शेयर्स के अंदर अभी रनअप आ सकता है। और मैं कल यकीन के साथ कह सकता हूं, हो सकता है कल डिश टीवी को लेकर कोई ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी आ जाए और इन स्तरों पर आ भी सकती है। गौरांग ने तो ब्रोकिंग हाउसेस से पहले ही रिपोर्ट निकाल के ये बता दिया कि 115 तक ये शेयर चला जाएगा। अब 9.5 से 10% ये डिश टीवी ऊपर है। ये आज का सबसे तेजी से अंतिम बाजी में चलने वाला शेयर बना। ये नॉन बैंकिंग लेकिन सबसे तेजी से ये चलने वाला शेयर बना। और इस क्वार्टर में आप डिश टीवी पर जरूर ध्यान रखिएगा। ये जैसे शेयर्स के अंदर कुछ मिलता है ना तो हम आपके सामने रखते हैं और एक्सपर्ट्स आपको उस पर राय देके बताते हैं ट्रेड। तो अगर आपने अंतिम बाजी में जुड़ के शेयर को देखा होगा ट्रेड क्या होगा तो आपको फायदा मिला होगा। तो यहाँ पे काफी एक अच्छा बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए, और साथ ही साथ यहाँ पर अब पिछले कुछ मिनटों में जो खरीदारी हुई है उसमें सरकारी खेमा एकदम से ये एक्टिव हुआ है। इसमें आप 2-3 स्टॉक्स देख लीजिए। एक तो MMTC, आपको टिक बाय टिक MMTC दिन के उच्चतम स्तर पे दिखाई देगा। और साथ ही साथ ये PNB की जो कॉल दिखाई जा रही है स्क्रीन पे, एक बार ये देखिए, ये 53,000% का उछाल है अक्टूबर सीरीज की 170 की कॉल में। ये अक्टूबर सीरीज की कॉल है जो आज चली है और 170 की कॉल, जोरदार तेजी। ये जीरो काउंट करने मुश्किल हो जाएंगे। इनफैक्ट हम तो सिर्फ 170 की कॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप स्ट्राइक्स देखेंगे ना 160, 170, 180 जो भी अंदर की हैं, इन द मनी कॉल्स हैं, वहां पर आज परसेंटेज वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग गेन मिली है। और ये सिर्फ एक ही PNB की बात नहीं है, किसी भी सरकारी बैंक की अगर आपने आज कॉल ली होती ऑप्शन में तो आपको कमाई कुछ ऐसे ही प्रोपोर्शन में देखने को मिलती, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। 45%। मैंने तो अपने इस मार्केट के इतिहास में नहीं देखा PNB को 45% होते हुए। आज 53,000% का रिटर्न है ये 53। SBI की कॉल भी कुछ वैसे ही है। ये SBI की 280 की कॉल है, ये 30,500% चली। ऐसा नहीं कि कॉल्स में परसेंटेज में आता नहीं है, इस तरह के रिटर्न नहीं मिलते हैं, लेकिन ये खड़ी हुई। जैसे मैं आपको PNB की कॉल बताऊं जो 170 की, कल इसकी क्लोजिंग आपको पता है क्या थी? कल इसकी क्लोजिंग थी 5 पैसा। PNB की 170 की कॉल एक बार वापस दिखाई जिसका रिटर्न है, उसकी क्लोजिंग कल की थी 5 पैसे। हम कहते हैं खत्म हो गई बस। और आज है 29 रुपए। 29 रुपए आज इसकी कॉल है। SBI की 290 की कॉल 72,900% का रिटर्न देखी गई है। ये कॉल परसेंटेज आप देखिए कैसे, आपको फ्री के पैसे है ना, 3500 का लॉट है, आज 30 रुपए का मल्टीपल आप इसको किस कीजिए तो आप ये देखिए ना कैसे फायदा मिला। सिर्फ 5 पैसे की कॉल 30 रुपए में होगी। अगर आपको यकीन ना हो रहा ना, यकीन दिलवाने के लिए है कि देखिए बैंकिंग में आज क्या हुआ। ये बैंकिंग में 32,000, 70,000, 53,000,
परसेंटेज में ये गेन मिला, भले ऑप्शंस में मिला। अब आपको थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा होगा जिनके पास नहीं है उनसे क्या मिस हो गया, जिनके पास है उनको आज क्या मिला। और आज का दिन तो मैं कह सकता हूं, यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज हर ब्रोकिंग हाउसेस में 2 खेमों में बंट गया होगा। एक मिठाई खा रहे होंगे और एक बिल्कुल कॉर्नर में बैठे होंगे, सोच रहे होंगे काश हमारे पास एक पीएनबी होता, एक एसबीआई होता, वाला खेमा थोड़ा ज्यादा तो कहीं ना कहीं हम कुछ बन गए होते। आज उनको वैसा ही फीलिंग हो रही है कि आईएएस के पेपर वो क्लियर कर देते, लेकिन एग्जाम में बैठ गए होते तो शायद पेपर भी क्लियर कर देते। वो फीलिंग कम से कम मेरे को तो हो ही रही है। गौरांग, आपको भी वो फीलिंग हो रही है क्या? इंडिविजुअली बताइएगा। आप क्लाइंट्स को राय देते हैं वो तो एक अलग बात है, आपको भी ऐसा फील हो रहा है? एक एसबीआई होता तो आज कुछ बात और ही होती। सर, हमने तो हमारा ज्ञान बांट करके सबसे बड़ा धन प्राप्त कर लिया है, तो ये सब मूल्य नहीं रखते हमारे लिए के होता या नहीं होता। मयूरेश, आपने क्लाइंट्स को तो राय दी, वैसे आप खुद भी निवेश करते हैं? डिस्क्लोजर दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, डिस्क्लोजर दे दीजिएगा। खुद भी निवेश करते हैं? अच्छा, करते होंगे तो क्या कोई बैंकिंग स्टॉक्स था आपके पास, कोई ऑप्शंस थी? नहीं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स एज अ कंप्लायंस पॉलिसी आई थिंक नहीं करता मैं, बिल्कुल। ठीक है। जय, आपको दुख हो रहा है? दुख तो नहीं हो रहा है, कारण ये है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक, सुनिए, आपकी लैंग्वेज और आपकी शक्ल देख के बुरा मत मानिएगा, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा दुख तो हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक जिसके पास आज नहीं होगा, 45% ऊपर दिख रहा होगा, उसको दुख तो हो रहा है। मत छुपाइए, मत छुपाइए, आज बोल दीजिए। हम भी बोल रहे हैं सर, क्या करें, दुख तो बड़ा हो रहा है। एक होता ना पीएनबी तो आज हो जाता काम। मत छुपाइए सर। दुख डिम्पी, अगर सही में बताऊं तो दुख इस बात का है कि क्यों हमें ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। नहीं, ये अच्छा, अभी पता है क्या, ये सब, ये आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, ये होना भी चाहिए, ये होना चाहिए। भाई इतना धर्म निभा रहे हैं तो थोड़ा बहुत खाना हमको भी तो खाने का बनता है ना। ये धर्म तो गुरांग अभी निभा ही रहे थे, इन्होंने पहले बताया, आज प्रॉफिट बुक करवाया। ये कब तक धार्मिक काम करते रहेंगे? थोड़ा आर्थिक काम भी करने दीजिए। कई 4 वेद हैं, उसमें एक अर्थवेद भी है, उसमें एक अर्थवेद, उसमें बताया गया कैसे आप कमाई कीजिए। तो ये तो शास्त्रों में लिखा है। लेकिन सिमी कुछ नहीं बोल रही। सिमी आपके पास, सिमी के पास होगा पक्का पीएनबी, वो भी सिमी। डिम्पी, एक बात तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है। मैं फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकती हूँ, मैं कैश में भी ट्रेड कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई ब्रोकर में नहीं हूँ, ब्रोकर में से, ब्रोकरेज हाउस में से। पर बात यह है कि मैं फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करती हूँ, ये सबसे बड़ा बात है। और दूसरा बात है, मैं मेरे क्लाइंटों के लिए बताना चाहूंगी, बहुत ही बैड लक है कि मैंने रिसेंट पास में कोई पीएसयू बैंक मैंने क्लाइंटों को खरीदने का सजेशन नहीं दिया है। ये डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से। मैंने बहुत, जो भी मेरे क्लाइंटों के पास, मेरे पास पोर्टफोलियो में छप्पर फाड़ के पीएसयू बैंक है, पर वो पोर्टफोलियो में है, कोई फ्यूचर्स का ट्रेडिंग नहीं है। मेरे क्लाइंटों के पास भी पोर्टफोलियो में था, फ्यूचर्स का ट्रेड नहीं था। इनफैक्ट एक बात यहाँ पे मैं डिस्क्लोज करूंगी, करना पड़ेगा, मेरे पास पीएसयू बैंक तो नहीं था, पर कुछ प्राइवेट बैंक था जो आज बहुत बुरी तरह से पिट गया है। उसमें से एक एचडीएफसी बैंक भी है, येस बैंक भी है। तो ये बात बताऊंगी, पर एचडीएफसी बैंक और येस बैंक का पीटने से मुझे उतना दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं ये बिल्कुल मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हो सकता है कि इस रोल ओवर, ये इस वीक का रोल ओवर करना पड़ेगा, मतलब कल ही है एक्सपायरी, रोल ओवर करना पड़ेगा। पर ये जो भी स्टॉक है वो स्टॉक येस बैंक और एचडीएफसी बैंक नेक्स्ट सीरीज में पैसा देके ही जाएगा। पर बाकी जो ये पीएसयू बैंक का जो रैली है कितना सस्टेन करेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। बस यही कहना है, इसलिए ट्रस्ट वर्दी नहीं लगा था, इसलिए मैंने सुबह से बैंक निफ्टी में भी मैंने बाई कॉल दिया जब कनेक्शन आया था मेरे क्लाइंटों को, पर कोई भी पीएसयू बैंक में एंट्री नहीं लिया था। पर वो गलत किया, क्योंकि पीएसयू बैंक में भी उस समय एंट्री लेता तो उसमें भी पैसा बनता। चलिए, लेकिन इस सेक्टर से थोड़ा बाहर निकल के एक नतीजे आए फटाफट से, वो भी कवर करने जरूरी है। इमामी के नतीजे हैं, मुनाफा जो है 65.8 करोड़ से बढ़कर सीधा 98.6 करोड़ पहुंचा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे 106 करोड़ की फिगर कंपनी रिपोर्ट करेगी, लेकिन स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया, 3% ऊपर 628 करोड़ ये आय की फिगर है, जो कि बढ़ी है 584 करोड़ से सालाना आधार पर।
मयूरेश, एक बार ये इमामी पे आपके कमेंट्स चाहिए। दिन के उच्चतम स्तर पे 3% और मुनाफे की फिगर 98.6 करोड़ की है जो कंपनी ने क्लॉक इन किया। नहीं, आई थिंक रीजनेबल सेट ऑफ नंबर्स है और मेरे ख्याल से आई थिंक अगर मैनेजमेंट कमेंट्री ये दर्शाती है कि जो रीस्टॉकिंग का इफेक्ट था Q1 में, वो शायद जब अनुमान लगा रहे थे कि रीस्टॉकिंग इफेक्ट की वजह से वॉल्यूम ग्रोथ काफी ठीक ठाक होनी चाहिए क्वार्टर में। मेंथा ऑयल प्राइसेस, आई थिंक मेंथा के प्राइसेस भी अच्छे खासे बढ़े थे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव आया रहेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा दबाव आया रहेगा। बट गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, वो नवरत्न तेल हो या बोरो प्लस क्रीम हो, उनके बाम्स हो, आई थिंक वहां पे मेंटेन करेगी ये कंपनी और ग्रॉस मार्जिन भी मेंटेन करनी चाहिए। तो आई थिंक EPS ऑफ अराउंड 35 रुपीज हम मेंटेन करते हैं FY19 के हिसाब से और स्टॉक पे भी पॉजिटिव रखेंगे। अच्छा गौरांग, HUL के नंबर्स भी आने हैं। ये नंबर से पहले आपकी सलाह क्या है सर HUL पे, क्योंकि ये एक का बड़ा प्लेयर है पर नंबर्स का बेस तो रखेगा। अभी तक नंबर से हमको डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं मिली है। सर HUL पे आपका क्या कह रहा है, कन्विक्शन क्या कह रहा है? FMCG कंजम्पशन थीम सबसे करीब है हमारे और HUL, ITC, GCPL, डाबर, मैजिको, इमामी जैसा भी मयूरेश भी जिक्र कर रहे थे, हमारी कवरेज में है। लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी की राय एक ही चीज पर ध्यान होगा, इनोवेशन के ऊपर हर्बल आयुर्वेदा में जो इन्होंने कदम रखा है वहां पर किस तरीके के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। एड एंड प्रोमो एक्सपेंसेस को लेकर के कितने ऊपर की तरफ के दायरे दिखते हैं जो शायद प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट हो सकता है। बट आई थिंक ओवरऑल इट शुड बी अ डिसेंट क्वार्टर फॉर मोस्ट ऑफ द FMCG। अच्छा, एक ना स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पर एकदम से खरीदारी बढ़ी और ये 5.5% ऊपर आ गया। सिमनी पर ये देख के बताएं, अल्ट्राटेक सीमेंट कोई बात नहीं, आज चल गया तो अगर थोड़ा 1-2 दिन रुक भी गया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मिड टर्म पर्सपेक्टिव से ये लग कैसा रहा आपको अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट? जी रजत, मुझे सब सीमेंट अच्छा लग रहा है, सिर्फ अल्ट्राटेक ही नहीं। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट से भी चार्ट वाइज स्ट्रॉन्ग चार्ट्स है ACC और अंबुजा सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में चल रहा है, आज भी चल गया है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है सीमेंट में, ये थोड़ा बहुत और सस्टेन करने वाला है। तो तीनों में ही मेरा व्यू बुलिश है, ACC, अंबुजा एंड अल्ट्राटेक। लेकिन कुछ एक और शेयर्स, हालांकि आज दिन बैंकिंग का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ और शेयर्स चले। इसमें वी कार्ड अभी नंबर्स के बेसिस पर चला, EIH अपने नंबर्स के बेसिस पर चला, RCF भी एक बार दिखा सकते हैं आप, वो भी डे हाई पे है। फर्टिलाइजर शेयर्स में काफी दम है, डे हाई पे दिख रहा भी है। इसके अलावा आपको हिंदुस्तान कॉपर, ये भी डे हाई पे है। एक लॉजिस्टिक कंपनी है VRL लॉजिस्टिक, वो भी ऑलमोस्ट डे हाई पे है। एक और शेयर आपको दिखाता हूं, SCC, शुरुआत में मैंने बोला था ये डे हाई पे है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये भी डे हाई पे है। ये सभी शेयर्स ऐसे हैं जिनका जम्मू एंड कश्मीर बैंक को छोड़ दिया जाए, इनका और सारे बैंकिंग नहीं है, नॉन बैंकिंग है, लेकिन ये भी सभी डे हाई पे है। ये मयूरेश, ये फर्टिलाइजर कंपनीज पिछले 2-3 दिन से अच्छा चल रही हैं। खबर ये भी है कि 1 दिसंबर से DBT है, 9 राज्यों में हो जाएगा शुरू। ये सिर्फ DBT का फैक्ट है या फिर कुछ और भी है? आज भी देखिए सारी फर्टिलाइजर डे हाई पे क्लोज कर रही है। DBT एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा डिम्पी, और जो अनुमान लगा रहे थे हम 1 अप्रैल, अगर वो 3 महीने से प्रीपोन होता है तो डेफिनेट इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जितनी रिसीवेबल्स रहेंगी इनकी बुक की, ये दिसंबर एंड के पहले आई थिंक खत्म हो जाएंगी, स्पेसिफिकली आई थिंक यूरिया बेस्ड रिसीवेबल्स। दूसरी बात, आई थिंक जो प्राइस हाइक्स हमने देखे हैं स्पेसिफिकली गैस के दामों में, जो गैस बेस्ड है आई थिंक दे ऑलरेडी गेट एडमिनिस्ट्रेड गैस, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक पास थ्रू का जो एक इफेक्ट देखते हैं, इवन इफ इट्स एप्लीकेबल, आई थिंक वो इजीली कर पाएंगे ये लोग। और जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं आज की तारीख में मार्केट में, आई थिंक दे आर एट वेरी वेरी मैनेजेबल लेवल्स, और अगर इंपोर्ट पैरिटी के साथ प्राइसेस कंपेयर करें तो काफी कंपेरेबल है। तो आई थिंक सारे फैक्टर्स फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए आई थिंक एक पॉजिटिव साबित होंगे, और जैसे DBT रोल आउट होगी तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स उनको रहती है वो ही अच्छी खासी कम हो सकती है, जिससे अर्निंग्स पे एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो यस, आई थिंक मैं स्पेस पे पॉजिटिव पहले से ही रहा हूँ, अभी भी आई थिंक आई रिमेन वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस स्पेस। RCF, NFL, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। GSFC डेरिवेटिव मार्केट पे ये स्टॉक भी दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब मुद्दा है कि रिजल्ट्स कौन से ट्रैक कर रहे हैं हम क्लोजली मार्केट पे। कल के सत्र में अंचल उस पर अपडेट देने के लिए मौजूद है। अंचल, बताएं कल कौन से नतीजे आने वाले? शुक्रिया रजत। येस बैंक और यूनाइटेड स्पिरिट्स ये अपने नंबर्स पोस्ट करेंगे। सबसे पहले येस बैंक की बात कर लेते हैं। मुनाफा क्रिटिकल रहेगा, इस बार एक और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ज्यादा दिखेगा येस बैंक के केस में। 24% मुनाफा बढ़ने का अनुमान है।
प्रोविजनिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12.5% बढ़ सकती है। लोन ग्रोथ बेहद स्ट्रांग है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कंपनी का जो लोन बुक है वो करीब 30%, डिपॉजिट करीब 25% बढ़ता हुआ दिखेगा। वहीं मार्जिन की जहां तक बात रही, इस बार 0.1% गिर सकते हैं कंपनी के मार्जिन, और 3.8% पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी के बैंक के रह सकते हैं। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें, ग्रॉस एनपीए का आप एरो देखिए, 0.94% रहने का अनुमान है ग्रॉस एनपीए वर्सेस 0.97, यानी एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर में भी एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी बैंक पोस्ट करता हुआ दिखेगा। नेट एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स यस बैंक से उम्मीद की जा रही है। दूसरी ओर यूनाइटेड स्पिरिट्स के केस में मुनाफा और ऑपरेटिंग मुनाफा बेहतरीन रहेगा, जबकि आपको रेवेन्यू पे थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। इस बारी वॉल्यूम्स जो है करीब 7% गिरने का अनुमान है, लेकिन एक छोटा बेस है जिसकी वजह से कंपनी का जो मार्जिन है वो बेहद ज्यादा एक्सीड होते हुए दिखेंगे। ऑलमोस्ट 1.5% तक का जंप कंपनी के मार्जिन में आता हुआ दिखेगा। और साथ ही अगर आप देखिए अदर इनकम का हेड, वो 15% बढ़ रहा है, जो सीधे तौर पे मुनाफे को सपोर्ट देगा। उम्मीद है 21-21% तक कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है। या यूनाइटेड स्पिरिट्स में की हाईलाइट रहेगी वॉल्यूम्स कैसी रही है, और जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल कितनी रहेगी। खैर ये दोनों नंबर्स, इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अंचल भी बता रहे हैं कि इसका मार्जिन थोड़ा फर्क दिखेगा, 1% ऊपर भी है। अभी मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आ रहा हूँ, लेकिन इस बीच एक शेयर आपके सामने और रखना चाहते हैं, वो है GIC। GIC पे एक बार आप ध्यान दें, GIC इंश्योरेंस वाली जो कंपनी आज ही लिस्ट हुई है, आज ये सुबह कमजोर लिस्टिंग के तौर पर थी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा पुल बैक हमको मिल गया। अब ये 873 पे भी ट्रेड कर रहा है। पहले ये 800 के भी नीचे फिसल गया था, लेकिन अभी 873 पे ट्रेड कर रहा है। गौरांग, रखना चाहिए शेयर को अभी? वेल डिम्पी, आज सुबह ही लिस्टिंग के बाद मैंने 2-3 चैनलों पर हमारी जो राय है रखी थी, और डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि सब्सक्रिप्शन नोट के द्वारा लंबी अवधि के नजरिए से इस पर्टिकुलर आईपीओ में सब्सक्राइब की कवायद भी की थी। आज सुबह लिस्ट हुआ, लोगों में मायूसी थी, लेकिन हम सक्षम नहीं है 1 या 2 दिन के लिए टिप्पणी करने के लिए। बुनियादी तौर पर आकलन किया था और उसी नजरिए से बने रहने की राय दी है, और खरीदारी भी राय है यहाँ पर लंबी अवधि के नजरिए से। पूरा इंश्योरेंस रिलेटेड, नॉन लाइफ, लाइफ जो भी है। अब रिलायंस निको इंश्योरेंस की भी बात आई है, बहुत जल्द HDFC लाइफ भी अपना IPO लेकर के आएगा। और जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, ICICI लोम्बार्ड, SBI लाइफ, GIC आदि, या फिर दूसरी कंपनियां जो भी लिस्ट होगी, यहाँ पर आप नजरिया लंबी अवधि का रखें। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उभरेगा नतीजों के आधार। ठीक है, सेक्टर अच्छा उभरेगा, इसलिए लंबी अवधि का नजरिया तो इस इंश्योरेंस में आइए। वैसे तो इंश्योरेंस एजेंट भी आपको ये बोलते हैं कि आप लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हैं तो अच्छा प्रीमियम देते रहिए, आपका बेनिफिट होगा। यूलिप प्लान में तो ये काफी आपको एजेंट्स भी बताते रहे। तो इस तो सेक्टर है, शेयर्स है, इसमें तो आपको समय वैसे ही देना चाहिए अच्छे शेयर्स में। तो ये GIC को लेकर गुरांग की राय है। आज वैसे सुबह हमको हरी ने भी ये बात बताया था कि लिस्टिंग के बाद एकदम से मत उतरेगा, थोड़ा बहुत नीचे गैप में आ जाए, आपको थोड़ा दबाव में दिखे शेयर, उसके बाद आप चाहे तो लंबी अवधि के लिए इसमें उतर के आ सकते हैं। तो GIC, आज दोनों एनालिस्ट की राय बिल्कुल सटीक बैठ रही है। गुरांग कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए रखें, हरी ने हमको खुलने से पहले बताया था कि गिरावट में आप चाहे तो धीरे धीरे प्लस भी कर सकते हैं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से लगातार टूटता शेयर चढ़ गया है। ये एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट, ये दिन के उच्चतम स्तर पे दिखाई देगा आपको। सिमी, एक बार फटाफट से चार्ट्स देख के बताएं, ये अभी लग कैसा रहा है? अगर किसी ने आज खरीद लिया हो तो मुनाफा बांधने का चांस है क्या कल? देखिए, मुझे लगता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि चार्ट ओवरऑल स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि आज भी ये चल गया है। ओवरऑल मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म एक प्रॉफिट टेकिंग देखा गया था, पर आज का क्लोजिंग ये अच्छा दे रहा है। एक 1150 के ऊपर का क्लोजिंग, इसमें मुझे लग रहा है कि कल ये मोमेंटम कल भी मेंटेन कर सकता है। तो मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 11,135 के नीचे लगा के ये कैरी करना चाहिए। कल का टारगेट ये हो सकता है 1175 तक भी कल ये जा सकता है। लेकिन इस बीच आप बैंकिंग स्टॉक्स को बिल्कुल मत देखिए। आपको पता नहीं क्या हो रहा होगा, मेरे को तो बहुत कुछ हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का 50% की तरफ बढ़ रहा है एक ही दिन के अंदर। ये शेयर 50% के राइज के साथ ये फ्यूचर्स में भी हालांकि कैप ना होना की बार दिक्कत होती है। आज कैप नहीं था, आज SBI 5-7 मिनट के लिए रुक गया था उसमें, क्योंकि सौदे मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन जब सौदे मैच होने लगे, वॉल्यूम वापस लौट आया एकदम से। मैंने सेलर नहीं था उस समय, सेलर ब्लैंक था, लेकिन जब उसके बाद हुआ कामकाज तो एक सुपर फास्ट गति से चले। पंजाब नेशनल बैंक का फ्यूचर आप देखिए 44%। अब आप 200 रुपये आ गया है ये शेयर। कल तक ये शेयर करीब 140 के भी नीचे था, आज 200 हो गया। अब इसका फायदा इसी से लगाइए कि एक लॉट
सिर्फ 1 लॉट आपको आज 2 लाख रुपए देके गया होगा। मार्जिन कितना हो गया होगा? 50-60 हजार रुपए। अगर आपने ऑप्शंस लिया होगा तो हजारों वाली कैलकुलेशन तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो आज सरकारी बैंकों ने, मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 3, 4, 5 महीने की तपस्या को आज फलीभूत कर दिया। आज जो 5 महीने से सरकारी बैंकों को होल्ड करके तपस्या कर रहा था, उसके इर्द गिर्द वाले शेयर सब चल गए। सब लोग कहते होंगे पता नहीं आपने क्या ले लिया, क्या आपके पास है, आप क्यों इस सरकारी बैंकों को लेके बैठे हैं। वो आज फल मिल गया। ये कुछ वैसे ही है जैसे प्राचीन काल में तपस्या करते रहे ब्रह्मा जी की, तो कई सालों में वो प्रकट होते थे। आज जिन्होंने भी बैंकिंग स्टॉक्स को होल्ड किया होगा, उनकी तपस्या पूरी हुई है और एक ही दिन के अंदर 50% का रिटर्न पंजाब नेशनल बैंक से हमको आते हुए दिख रहा है। अच्छा, लेकिन कुछ दिनों पहले राकेश झुनझुनवाला साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने ठीक सरकारी बैंक्स पे ही कमेंट्स किए थे। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं कि उन्होंने उस समय कहा क्या था एग्जैक्टली। देखिए, मैंने 2013 में बोला था कि एनपीए की प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन अभी बहुत 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 दूर है। मेरा लगता है कि अभी बहुत पास है और इससे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्रेडिट कॉस्ट बैंकों की बहुत कम हो जाने वाली है। तो मेरा लगता है पीएसओ बैंक्स की प्रॉब्लम 2019 एंड तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और मेरे को लगता है कि एनसीएलटी का प्रोसेस नया है। फर्स्ट इंसॉल्वेंसी जो सक्सेसफुल होगी, उसके बाद मेरे को लगता है इट विल टेक वेरी लिटिल टाइम फॉर द अदर इंसॉल्वेंसीज टू बी सॉल्व्ड। झुनझुनवाला जी कह रहे थे कि उनको लग रहा है कि रिफॉर्म्स का पास है, इतना पास था और इतना बड़ा था, ये भी थोड़ा और इशारा दे रहे थे तो शायद ज्यादा बेनिफिट हो जाता। लेकिन ये बात तय है कि दिवाली के अवसर पर हमारे साथ वो जुड़े थे। हमने उनसे फार्मा के बारे में पूछा था और फार्मा स्टॉक्स को भी लेकर राय उनकी ये थी कि बॉटम बन चुका है, यहाँ से स्थिति थोड़ी और बेहतर होगी। तो बैंकिंग वाला तो उनका जो रामबाण था वो तो लग गया और दूसरा सिर्फ फार्मा का है। फार्मा धीरे धीरे अब ये भी बॉटमिंग आउट सिचुएशन में दिख रहा है। अब 4 मिनट है बाजार बंद होने में, जरा कुछ एक और शेयर्स देख लेते हैं आज चलते चलते। एक बार जरा BHEL देखिए, ये करीब 2.5% ऊपर है सेमी। ये ना इस बार के नंबर्स का सबसे अच्छा शेयर बताया जा रहा है कि शायद इस बार के नंबर्स में थोड़ा टर्न अराउंड कर दे। कहां से होगा, कैसे होगा, तो मैनेजमेंट बताएगी। लेकिन जो मार्केट में खबरें हैं ये हैं कि 97 तक जा सकता है। मानती हैं आप 97 तक जा सकता है? देखिए, ब्रेकआउट तो बहुत ही अच्छा दिया है। टेक्निकल चार्ट्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 90 के ऊपर का क्लोजिंग बहुत ही ज़रूरी है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं देना चाहूँगी। 96-97 तक का ही टारगेट आता है, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 88 से 87 के आसपास सपोर्ट है। वो सपोर्ट वापस नहीं टूटेगा तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है, हाई बीटा में से है, तो स्टॉप लॉस के साथ कैरी कीजिए। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ इस सौदे को आप कैरी कर लीजिए। ये पीएनबी भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आज की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्लोजिंग है। ये ऐसी क्लोजिंग है जो शायद इतिहास में आपको 50% तक के बैंकिंग स्टॉक से चलने पता नहीं कब दिखे कब ना दिखे। ये ऐसी क्लोजिंग है जब एक ही झटके में बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। ये ऐसी क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं जब बिना एफआईज के पैसे पे हमने नया रिकॉर्ड हाई बना दिया। जब ऐसी तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं जब पिछले पूरे एक क्वार्टर के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसीज का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं मिला, लेकिन एक दिन के अंदर जो मिला उसने बाजार को रिकॉर्ड स्तरों पर लाके खड़ा कर दिया। ये एक ऐसी तेजी है जिसपे आज कन्विक्शन बदलता हुआ दिख रहा है। एक ऐसी तेजी है जिसमें सरकार ने भी अपनी समीकरण, अपनी छवि को मात्र 48 या कहें कि कुछ एक दिनों में ही बदल के रख दिया। तो आज की क्लोजिंग कई मानों में बड़ी अहम है। आज सिर्फ सरकारी बैंकों की इस बढ़त से आपका कॉन्फिडेंस या बाजार के अंदर जो मोमेंटम है वो दिख नहीं रहा, बल्कि ये सोच का भी परिवर्तन दिख रहा है। जो थोड़ी मायूसी दिख रही थी कि एक बड़ा चंक मार्केट का चल नहीं रहा, चिंता बनी हुई है, आज उसने दिखा दिया। अब ये शायद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, आने वाले दिनों में हो सकता है दबाव आ जाए, लेकिन ये आज जो सरकारी बैंकों में सरकारी रिफॉर्म वाली प्रोसेस शुरू हुई है, ये उम्मीद तो करते कि रिफॉर्म की प्रोसेस आगे चलती रहेगी और एक एनपीए वाले हिस्से पे भी सरकार जल्दी से चोट करे और बैंक भी इस पे जल्दी से निपटे तो फायदा हो जाएगा। आज रिजल्ट का इंपैक्ट दिख रहा है आपके सामने। एसएल टेक के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, रेवेन्यू थोड़ा सा मिस दिख रहा था, इसलिए करीब ½ % नीचे रहा। इंटरेस्टिंग नंबर नहीं थे, ये कह सकते हैं सिर्फ। अंबुजा सीमेंट ये नंबर अच्छे लेके आए, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहा। आज जैसी फ्लेवर थोड़ा सीमेंट थोड़ा कम ही दिख रहा था। वी गार्ड के नंबर अंतिम बाजी में आए, 8% ऊपर गया। इमामी के नंबर अंतिम बाजी में आए, 2.5% ऊपर हुआ। टाटा एलेक्सी के नंबर, नेशनल के भी नंबर्स आए, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाया, आज 1.5% ये भी नीचे रहा।
तो ये कुछ एक रिजल्ट्स वाले शेयर्स हैं जो आपके सामने हम और ये प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स थे वहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पर विजिबल थी, क्योंकि पैसा शिफ्ट हो गया सरकारी बैंकों में। येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे जो शेयर्स थे वहां पर 3% से 5% की गिरावट आज एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। साथ ही साथ कुछ अन्य सेक्टर्स जिसमें ऑब्वियसली सरकारी ये निजी क्षेत्र के जो बैंक थे, जिसमें डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, कर्नाटका बैंक में आज मुनाफा वसूली थी। तो ये कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जो आज नेगेटिव जहां पर ट्रेडिंग हो रही थी। एनबीएफसीज, ये डिम्पी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, चोला इन्वेस्टमेंट, एलएनटी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, आप गिरावट देख सकते हैं 4% की 8% की देखने को मिली। और साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां टूटी आज। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, रेपको होम और दीवान हाउसिंग की बारी थी और यहां पर दिन के निचले स्तर के आसपास की क्लोजिंग है, स्पेशली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एडलवाइज, जीएम फाइनेंशियल, जियोजित, पीएनबी और आईआईएफएल होल्डिंग्स, इन तमाम स्टॉक्स में आज नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हुई है। एक पॉकेट जो एक्टिव है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स। आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों की स्टोरी है, ये थीम है मार्केट की। सद्भाव इंजीनियरिंग, एचसीसी, एनसीसी और जीएमआर इंफ्रा आज भी चले और रिटर्न्स देखिए 7% से 10% के हैं। कैपिटल गुड्स बहुत समय बाद लोअर लेवल से खरीदारी बढ़ी है। एलएनटी, बीएचईएल, वेल्सपन कॉर्प और सुजलॉन इस सूची में शामिल थे आज। एलएनटी और बीएचईएल दोनों में आज तो आज बाजार की अच्छी क्लोजिंग मिली। ऐतिहासिक स्तरों पर हम आज क्लोज करके जा रहे हैं। परसेंटेज में भले निफ्टी ने ज्यादा गेन ना किया हो, लेकिन बिल्कुल कॉर्नर में आई है निफ्टी बैंक 3.5%। आज का राजा, ये आज बाजार का राजा, महाराष्ट्र में बोला जाता है हर अपने अपने पक्ष का एक राजा होता है, तो बाजार का राजा आज निफ्टी बैंक है। 3.5% की मजबूती। सारे सरकारी बैंक आपके सामने हैं। 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने तो इनको दिया, लेकिन आज इन्होंने भी काफी अच्छा पैसा बना के निवेशकों को दिया। 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है जो आज मार्केट कैपिटल के तौर पर इन सरकारी बैंकों की बढ़ती हुई दिखी है। यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इन सब की बढ़त 30% से ज्यादा है। ये इंट्राडे बढ़त है, हफ्ते की ग्राफिक्स नहीं, सिर्फ इंट्राडे बढ़त आपके सामने दिख रही है। ये आज के हीरो तीनों ही साबित हुए और इसमें कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कई मेहमान हमारे लगातार आपको भी बताते रहे हैं। यूनियन बैंक की क्लोजिंग भी करीब 28% के आसपास हमको आती हुई दिखी। बैंक ऑफ बड़ौदा भी करीब 26% बढ़कर बंद हुआ। तो आज सलामी मिली है इन बैंकिंग स्टॉक से, यही आज के हीरो रहे हैं। चलिए, बैंकिंग की तेजी के बल पे नए रिकॉर्ड लेवल्स पे जो है वो मार्केट जो है बंद होती हुई नजर आई। एक बार क्विक कमेंट आपका, सिमी आज की क्लोजिंग कैसी लग रही है आपको? 10,300 के लेवल के बेहद करीब और कल है एक्सपायरी। रजत, क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छा हुआ है। इतना जल्दी 10,300 का लेवल देखने को मिलेगा और वो भी एक्सपायरी से पहले, वो तो समझ में नहीं आ रहा था, पर अभी तो क्लोजिंग उसी के आसपास है। कल भी ये रैली मेंटेन्ड होता है, ये स्ट्रेंथ मेंटेन्ड होता है और स्पेशली फ्राइडे को भी अगर ये स्ट्रेंथ मेंटेन्ड होता है तब सोचेंगे कि मार्केट में एक अच्छा जगह पे मार्केट चला गया और तब जाके मेरा जो फाइनल टारगेट 10,400 का दिया था वो भी आ जाएगा। फिलहाल कल से भी ज्यादा मुझे फ्राइडे का क्लोजिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकता है। स्पेशली आज पीएसयू बैंक में इतना बड़ा रैली हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कल आ सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कोई भी चीज कल संभालना पड़ेगा और फ्राइडे का क्लोजिंग के बाद ही समझेंगे कि मार्केट में कितना स्ट्रेंथ और बाकी रह गया। पहली बार सेंसेक्स भी 33,000 के ऊपर है, तो नया इतिहास मार्केट ने आज रचा। ये लेवल्स के हिसाब से बाजार अपने आप को और मजबूत कर रहा है। देखते ही देखते जब बाजार 9700 पे पहुंचा था, आज हम 10,300 पे आ गए। ये सेंसेक्स करीब 30,000 तक पहुंच गया था, आज 33,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। तो मार्केट ने बिना गोरों के पैसे के, यानी कि बिना एफआईज के पैसे के, आज काफी अच्छी बढ़त दिखा के ये सिद्ध किया कि भारत में लिक्विडिटी, डीआईज दे देंगे, रिफॉर्म सरकार कर दे और उसके बाद अच्छी वैल्यूएशन मिल जाए तो इस तरह के रिटर्न्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। ये सबका समीकरण आज बाजार के अंदर दिख रहा है। 33,000 के लेवल के ऊपर आज सेंसेक्स की क्लोजिंग मिली और नई बुलंदियों पर निफ्टी पहुंचा और आज का हीरो निफ्टी बैंक, और इसने आज काफी शानदार क्लोजिंग दी है। गौरांग, आपने बैंकिंग स्टॉक्स पे तो आज अपने जो क्लाइंट्स थे उनका प्रॉफिट बुक करवा दिया, लेकिन क्या बाजार में जिनके पास निफ्टी विफ्टी आपने दिलवाया होगा, क्या उनसे भी प्रॉफिट बुक करवा रहे हैं आप? निफ्टी में फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉल, पुट, ये सब छोटी या मध्यम अवधि के लिए राय नहीं देता हूं मैं। हाँ। लेकिन हाँ, अगर जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है और एफएनओ एक्सपायरी है और दूसरी तिमाही के नतीजों का सिलसिला है, अगर ये सब के चलते जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो जायज है। आप बाजार में पैसे लगाते हैं मुनाफा कमाने के लिए, तो आपको उस हिसाब से मुनाफा भी बनना चाहिए।
ठीक है, हालांकि आज मार्केट का एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देखेंगे ना तो तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड स्तरों पर है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग का योगदान बहुत अच्छा है। आप सिर्फ सेक्टोरियल इंडेक्सेस भी देखेंगे तो 28% सिर्फ निफ्टी बैंक, सरकारी बैंक का इंडेक्स चला, उसकी वेटेज यानी कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जो इस समय बैंकिंग के निफ्टी के कंपोनेंट हैं, वो इतना बड़ा रिटर्न दे रहे हैं कि निफ्टी के अंदर करीब 55 से 60 पॉइंट का गेन इन्हीं बैंकों से आता हुआ दिखा। आज बैंकिंग में ऐतिहासिक तेजी की वजह से रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। सेंसेक्स 33,000 के ऊपर और बैंक निफ्टी 25,000 के ऊपर आज क्लोज होने में कामयाब हुआ। मयूरेश, आपके क्विक कमेंट्स है, जो निफ्टी बैंक में तेजी आई है ये अभी कितनी टिकाऊ लगती है सर? क्योंकि आज अगर सेग्रीगेट करें ना तो पीएसयू बैंक्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा थी, निजी क्षेत्र के बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। आपके कमेंट्स, अभी और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है पीएसयू बैंकों में? नहीं, सेंटिमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, स्पेसिफिकली रिकैपिटलाइजेशन के बाद। अभी अहम मुद्दे यही होते हैं जो आई थिंक गौरांग भी बता रहे थे, आई थिंक, और जो मैं भी सहमत हूँ कि आई थिंक एसेट क्वालिटी और लेगेसी इशू शायद बरकरार रहेंगे, बट ओवरऑल आई थिंक सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं बैंक्स के लिए, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स के लिए। और जो कॉर्पोरेट लेंडर्स हैं प्राइवेट साइड पे भी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, वहाँ पे भी आई थिंक एक उम्मीद जगी सी बनी है कि आई थिंक जहाँ स्ट्रेस्ड आउट सेक्टर्स हैं वहाँ पे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स थोड़ा रिलीफ अगर मिलता है इनको और वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स उनके कम होते हैं तो उनकी एसेट क्वालिटी स्ट्रेस भी कम होगी। तो आई थिंक ये सेंटिमेंट्स आर रिमेनिंग वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर पीएसयू बैंक्स एंड बैंकिंग इंडेक्स एज होल। आज रिकॉर्ड कई मानों में बन रहा है। आज टर्नओवर का भी एक कह सकते हैं कि आप 10 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। आज 12 लाख करोड़ का आंकड़ा हमको मिल गया F&O फ्यूचर्स के अंदर। आप देखिए 11 लाख करोड़ का कारोबार है। ये टिपिकली एक्सपायरी से पहले मिलता है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, लेकिन आज तो 12 लाख करोड़ का टर्नओवर हमको मिला है और F&O के अंदर 11.5 लाख का टर्नओवर है। तो आज का दिन ना केवल बैंकिंग में इस तरह का मूव मिला, बल्कि टर्नओवर में, कल एक्सपायरी है, आज हमको 12 लाख करोड़ का टर्नओवर मिला है, तो यह भी अपने आप में ऐतिहासिक है और काफी शानदार पार्टिसिपेशन आज हमको वॉल्यूम के तर्ज पर भी बाजार में बनती हुई दिखी है। इंडाइसिस परसेंटेज में आपको दिख रहा होगा 0.5%, 0.25% तो हर रोज की कहानी, लेकिन आज जो तस्वीर बाजार के अंदर दिखी इस नंबर्स के पीछे वो कन्विक्शन बढ़ाने वाली थी। तो आज बाजार काफी अच्छा रोमांचित तरीके से बंद होता दिख रहा है।